स्टडी ऑफ वर्ब वॉल्यूम ई। आप देख सकते हैं वर्ब की तालिका। जैसा कि आपने पीछे देखा कि वर्ब के दो भेद हैं, दो प्रकार होते हैं, एच भी और एफ भी, अर्थात हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और फूल वर्ब प्रधान क्रिया। आपने यह भी देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसके शब्दों की संख्या 24 है। जो शब्द इज से लेकर के उड तक दिया हुआ है, और फूल वर्ब के शब्दों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। ऐसे शब्दों के अंत में प्रायः ना लगा रहता है, जैसे इट, कम, गो, प्ले। इट खाना, कम आना, गो जाना, यानी इन सभी शब्दों के अंत में ना लगा हुआ रहता है। फिर आप आगे देख सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो कार्य 3 प्रकार का करता है। पहला कार्य हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा कार्य फूल वर्ब का, और तीसरा मॉडल वर्ब का। परंतु जो फूल वर्ब है वो हमेशा एक ही प्रकार का कार्य करता है। फूल वर्ब हमेशा फूल वर्ब का ही कार्य करता है, यहाँ लिखा हुआ है। अब आप उदाहरण से देख सकते हैं इन सबों में क्या अंतर है। तो आगे आप उदाहरण देखें। जैसे यह शब्द है इज, और इस शब्द को हेल्पिंग वर्ब के सारणी से लिया गया है। तो इस पे से संबंधित 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है ही इज़ ईटिंग ए मैंगो, और दूसरा वाक्य है ही इज़ वाइज। इन दोनों ही वाक्यों में इज शब्द आया है। तो यहाँ इज जो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, और यहाँ इज जो है वह फूल वर्ब का कार्य कर रहा है। तो ये हम कैसे समझेंगे कि दिए गए वाक्य में इज हेल्पिंग वर्ब है या फूल वर्ब है? तो इसके लिए आपको पीछे यह बताया गया था कि यदि किसी वाक्य में 2 वर्ब हों तो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा फुल वर्ब होगा, और यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वो हमेशा फुल वर्ब होता है। आप यहाँ देखिए ही इज़ ईटिंग ए मैंगो में 2 वर्ब आए हैं, इज और ईटिंग। इज पहले स्थान पे है और ईटिंग दूसरे स्थान पर है। तो जब वाक्य में 2 वर्ब हो तो जो ये पहला नंबर पर है वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और दूसरे नंबर पे आने वाला वर्ब फुल वर्ब होगा। तो यहाँ इज इस तरह से हेल्पिंग है और ईटिंग फुल वर्ब है। अब इस वाक्य को देखिए, ही इज़ वाइज। ही इज़ वाइज में एक ही वर्ब आया है। तो आप जानते हैं कि अगर वाक्य में एक ही वर्ब आए तो वो फुल वर्ब होता है। तो इस तरह से यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, उसका कार्य कर रहा है, और यहाँ इज फुल वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये पहला कार्य हो गया हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ इसने हेल्पिंग वर्ब का कार्य किया, और यहाँ फुल वर्ब का ये कार्य किया है। अब आप देखिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक और कार्य करता है मॉडल वर्ब का। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा मॉडल ही बने रह जाते हैं मॉडल वर्ब के रूप में। किस तरह से देखिए,
जैसे कैन है, ही कैन ईट ए मैंगो, तो ये कैन ईट दो वर्ब आए हैं, तो पहले स्थान पर कैन है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, परंतु और ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा कार्य किया है। तो परंतु कैन कुछ ऐसे विशेष शब्द होते हैं जो मॉडल वर्ब के श्रेणी में आते हैं, उनका वर्णन नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये इस तरफ जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 प्रकार के कार्य किए हैं, हेल्पिंग वर्ब का, फुल वर्ब का और मॉडल वर्ब का। अब आप दूसरी तरफ देखिए, ये ऊपर आपने जो देखा, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि ये जो फुल वर्ब है ये हमेशा फुल वर्ब का ही कार्य करता है, ये कभी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं बन पाता है। इसके पीछे कारण है, उन कारणों को आप आगे विभिन्न वॉल्यूम्स में देखेंगे। पहले यहाँ देखिए, आई ईट ए मैंगो, इस वाक्य में इट फुल वर्ब के रूप में है। क्यों? क्योंकि अकेला आया है। आई एम ईटिंग ए मैंगो में ईटिंग एक फुल वर्ब के रूप में है, तो इट्स जहाँ भी रहेगा वो फुल वर्ब के ही रूप में आएगा, चाहे वो 1 की संख्या में आए या 2 की संख्या में। यहाँ तो 1 की संख्या में है तो एक वाक्य में एक वर्ब आने पर तो फुल वर्ब होगा ही, और यहाँ 2 की संख्या में है और दूसरे नंबर पे है, तो जब वाक्य में 2 वर्ब हो तो पहला आपने पढ़ा कि पहला हेल्पिंग और दूसरा फुल वर्ब होता है। तो इस तरह से ये इट और ईटिंग फुल वर्ब हुए। अब आप आगे देखिए, जैसे आई एम ईटिंग, तो जो फुल वर्ब है इसके 5 फॉर्म हो जाते हैं। जैसे ईट है, ईटिंग है, तो ईट का किस तरह से 5 फॉर्म हो जाता है, देखिए, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स। तो कहने का यह मतलब है कि जो वर्ब, अर्थात जब वर्ब फुल वर्ब हो जाता है तो उस वर्ब का 5 फॉर्म हो जाता है। तो फुल वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो ज़रा आप अब इस पर विचार कीजिए। जैसे कि ही इज़ ईटिंग ए मैंगो में इज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका 5 फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। परंतु यहाँ इज़ जो है, ही इज़ वाइज में यह फुल वर्ब है, तो फिर इसका 5 फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आपने इधर देखा कि यदि वर्ब फुल वर्ब के रूप में है तो 5 फॉर्म के साथ उपस्थित है जो, तो इस तरह से इसका भी 5 फॉर्म होना चाहिए। तो आज का अध्ययन इसी पर आधारित है कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर जो 24 वर्ब हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अंदर जो 24 शब्द हैं, उन शब्दों में ये जो इज से लेकर के डेयर तक आप देख रहे हैं, ये ऐसे वर्ब हैं जो 2 प्रकार के कार्य करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी और फुल वर्ब के भी। परंतु इस तरफ जो है शब्द कैन से लेकर के वुड तक, ये शब्द इन शब्दों के 5 फॉर्म्स नहीं होते हैं, ये हमेशा मॉडल वर्ब के ही कार्य करते हैं। वो किस तरह से, आप देखिए, आपने ऊपर देखा कि इज जो शब्द है हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में है। जैसे आपने देखा, यहाँ देखिए, ही इज़ ईटिंग ए मैंगो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ आपने देखा कि फुल वर्ब के रूप में। तो इसलिए इस तरह से यहाँ जो इज है या इस ग्रुप में जितने भी सारे शब्द दिए गए हैं वो हेल्पिंग वर्ब के का भी कार्य करेगा और फुल वर्ब का भी। और यूज्ड टू यह शब्द है, तो यह तो एक डिफेक्टिव वर्ब है, तो मैं फिर आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो
ये सभी शब्द किस तरह से हेल्पिंग हैं और फुल वर्ब हैं। यदि फुल वर्ब हैं तो फिर इनके 5 फॉर्म क्या होंगे, तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यह वर्ब जब फुल वर्ब के जैसे कार्य करेगा तब उसके भी 5 फॉर्म्स होंगे। यानी इज से लेकर के डेर तक जो आपने शब्द देखा उसके बारे में ऐसा लिखा गया है। अब आप इसमें उदाहरणों में देखिए, ये पहला शब्द आया है हैव, और हैव तो इसी ग्रुप से आया, हेल्पिंग और फुल के रूप से। तो यहाँ भी हैव है और यहाँ भी हैव है। अब आप अंतर खोजिए। आई हैव रिटेन ए लेटर, तो यहाँ हैव और रिटेन 2 वर्ब हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वर्ब आने पर फुल वर्ब है और 2 वर्ब आने पर पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा फुल वर्ब हुआ। तो आई हैव रिटेन ए लेटर में 2 वर्ब आया है, तो इसलिए जो पहले नंबर पे है, पहले स्थान पर, तो यह हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, क्योंकि यह जो हैव है रिटेन को वाक्य बनाने में, टेंस बनाने में इसकी सहायता प्रदान करता है, सहायता पहुंचाता है। और भी कई कारण हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो इन सबों की चर्चा मैं आगे करूंगा। और अब आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, आई हैव ए पेन, इस वाक्य में एक ही वर्ब आया है, हैव एक ही वर्ब के रूप में है। तो आपने यहाँ देखा कि एक वर्ब होगा तो वो फुल वर्ब होगा, तो यहाँ पर हैव फुल वर्ब के रूप में है। अब आप विचार कीजिए, यहाँ भी हैव है और यहाँ भी हैव है, दोनों के सेंस में अंतर है, प्रयोग में अंतर है, फंक्शन में अंतर है। हैव देख करके हमेशा यह नहीं समझे कि यह हेल्पिंग वर्ब ही होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के सारणी में जितने भी 24 वर्ब हैं वो हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में कार्य करेंगे और फुल वर्ब के भी रूप में। तो कब किस तरह का कार्य करेगा वो इस पर निर्भर करता है। मैंने लिख दिया है। अब आप इसे देखिए, तो यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और यहाँ हैव फुल वर्ब के रूप में है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस वर्ब का 5 फॉर्म नहीं होगा, ये 5 रूप में नहीं चेंज होगा। लेकिन आपने देखा कि जब वर्ब फुल वर्ब के रूप में रहता है तो वो 5 फॉर्म में बढ़ जाता है। तो यहाँ आई हैव ए पेन, तो वर्ब 1, वर्ब 2, 3, 4, 5, यह हैव जो है 5 फॉर्म में बढ़ जाएगा। हैव पास होना, हैड, हैविंग और हैज। लेकिन यह जो हैव है यह 5 फॉर्म में नहीं बढ़ेगा। तो इसके अर्थ में और इसके अर्थ में अंतर है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, यह पास होना, पास है से संबंधित है, मैं एक कलम रखता हूँ, मेरे पास है। लेकिन यह हैव पास होना का अर्थ नहीं दे रहा है। आई हैव रिटेन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। यहाँ हैव पास है का अर्थ नहीं दे रहा है। तो यहाँ अगर हम पास है का अर्थ लगाएंगे तो वाक्य का अर्थ ही गलत हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी अगर आप हैव देखें, अर्थात जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब देखें, तो उसे देख करके यह निर्णय करें कि यह हेल्पिंग वर्ब जो है किस रूप में है, किस फंक्शन में है। और कोई भी वर्ब अपने फंक्शन के हिसाब से अपना अर्थ देता है, क्योंकि वर्ब के साथ कई घटनाएं घट जाती है। वर्ब कभी अर्थपूर्ण भी होता है, कभी अर्थहीन भी हो जाता है, कभी प्रतीक के रूप में रहता है, प्रतीकात्मक रूप में, कभी इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के काम में आता है, कभी स्ट्रक्चर बनाने के क्रम कार्य में आता है, कभी कुछ संकेत देने के लिए आता है। ऐसा नहीं है। और एक वर्ब के कई अर्थ हो जाते हैं, विभिन्न सेंसों में वर्ब चलता रहता है। तो इसीलिए कहीं भी देखेंगे हैव और लगा देंगे उसका अर्थ पास है, तब अंग्रेजी का अर्थ नहीं लग सकेगा। एक हैव कितना सेंस रख सकता है, एक डू कितना सेंस रख सकता है अपने अंदर, कितने तरह से फंक्शन है, प्रयोग है,
उन चीज़ों को अंग्रेजी में पकड़ना पड़ता है। खास करके जो हेल्पिंग वर्ब के अंदर जो अभी आपने, जैसा कि मैंने ये जो दिखाया इस शब्दों को इज से लेकर के डेयर तक, तो ये विभिन्न रूपों में, विभिन्न अर्थों में है। तो इसे जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो बारी बारी से मैं सबके बारे में स्पष्ट करूंगा। अभी आप देख रहे हैं जो हेल्पिंग और फुल वर्ब के रूप में जब ये वर्ब रहते हैं तो उसके साथ उनकी क्या क्या विशेषताएं हो जाती है। अब ये दूसरा शब्द है इज। तो इज भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर से ग्रुप ए से आया है, हेल्पिंग और फुल वर्ब के रूप से, जैसा कि आपने ऊपर देखा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप यहाँ देखिए इज जो किस सारणी में है, हेल्पिंग और फुल वर्ब के रूप में है। तो यहाँ जो इज है आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आपका सेंटेंस, ही इज ईटिंग ए मैंगो और ही इज वाइज। यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है। तो इस दोनों इज में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, आप देख सकते हैं। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है क्योंकि यहाँ इज दो वर्ब के साथ है। ये दूसरा है ईटिंग, इसके साथ है ये, तो ये पहले नंबर पे आया है इसलिए हेल्पिंग है। और यहाँ जो इज की स्थिति है यह अकेला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि वाक्य में अकेला वर्ब हो तो वो फुल वर्ब हो जाता है। तो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब हुआ और यहाँ इज फुल वर्ब के रूप में है। तो जब यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इसका 5 फॉर्म्स नहीं बनेगा, लेकिन जब फुल वर्ब के रूप में है तो इसका 5 फॉर्म बनेगा, क्योंकि आप ऊपर देख चुके हैं कि जब वर्ब फुल वर्ब के रूप में बनता है तो वो 5 फॉर्म के साथ होता है। अब आप देख सकते हैं इज, जैसे कि वर्ब टू भी है, टू बी मीन्स होना, रहना, कई अर्थ होंगे। तो ये टू बी के अंदर ये जो वर्ब वन है इसके अंदर 3 शब्द आते हैं, इज, एम और आर। तो इस तरह से इज वर्ब वन के अंदर है, टू बी के अंदर है। और इसका पास्ट टेंस हुआ, अर्थात वर्ब टू वाज, वेयर, और तीसरा बीन, और फिर चौथा बीइंग। तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब हैं होते हैं वे 2 तरह के कार्य कर पाते हैं। और उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वर्ब हेल्पिंग और फुल वर्ब दोनों के कार्य करते हैं। तो जो वर्ब फुल वर्ब के समान जब कार्य करता है तो उनके 5 फॉर्म निम्नलिखित तरह से होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जब फुल वर्ब की तरह कार्य करे तो उसके 5 फॉर्म्स निम्नलिखित तरह से हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे तो इसे आप देखिए। पहले इसे आप देख लें कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, अर्थात इज से लेकर के ये डेयर तक जितने सारे शब्द हैं, ये वर्ब जब फुल वर्ब की तरह जब कार्य करेंगे तो 5 फॉर्म ये किस तरह से बनाते हैं, खड़ा करते हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे एक बात और भी आप नोट करके चलें, आप ये समझते होंगे कि
डज के 5 फॉर्म होंगे। अर्थात जितने सारे शब्द हैं सबके 5-5 फॉर्म होंगे, ऐसा नहीं है। वो मामला कुछ ऐसा है कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले मतलब समझें। लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब के 5 फॉर्म्स होंगे। यहाँ जितने सारे वर्ब्स दिए गए हैं तो इनमें कुछ के ही 5 फॉर्म्स होंगे, परंतु कुछ वर्ब अपने बदलते हुए रूप में पहले से है, जो फुल वर्ब के ही अंदर है। अर्थात मिला जुला करके ये सारे वर्ब फुल वर्ब के अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे डू एक शब्द है तो डू का 5 फॉर्म बनेगा, डू, डीड, डन, डूइंग और डज। तो इसके जो दूसरे फॉर्म है डू के, वो डीड है। तो ये इसके 5 फॉर्म बनेंगे, लेकिन यह डीड जो है, लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब अपने बदलते हुए रूप में पहले से है। ये डीड पहले से ही बदलते हुए रूप में के अंदर है, 5 फॉर्म इसके अंदर से है। और जैसे डज, तो डज 5वां रूप है। तो डू का 5 फॉर्म्स बनेगा, और जब उसका 5 फॉर्म्स बनेगा तो डज और डीड इसके 5 फॉर्म्स के अंदर का रूप है। तो इस तरह से चाहे किसी वर्ब का 5 फॉर्म बने या वो 5 फॉर्म्स के अंदर का वर्ब हो, तो मिला जुला करके सब फुल वर्ब के अंदर ही आते हैं। आप आगे देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है B1 2 3 4 और 5। जैसे आपने देखा वर्ब टू बी के अंदर 3 शब्द हैं, इज, एम और आर, और इसका पास्ट टेंस हुआ, वर्ब टू वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ये सब लिखा हुआ है। तो हैव का ये 5 फॉर्म्स आप देख सकते हैं। नीड का ये ज़रूरत होना, ये 5 फॉर्म्स लिखे हुए हैं। मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। डेयर का ये 5 फॉर्म्स लिखा हुआ है। ये 5 फॉर्म्स तब होंगे जब ये वर्ब फुल वर्ब के जैसे कार्य करेंगे। यदि ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज़ होते हैं, रूप में रहते हैं, तब इसके ये 5 फॉर्म्स नहीं होंगे। आपने देखा कि यहाँ जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो अब आप कहिएगा इज का 5 फॉर्म दो, वाज का दो, वेयर का दो, ऐसा नहीं है। ये वाज, वेयर, इज, एम, आर का जो वर्ब टू होता है, वर्ब टू भी से जो निर्मित है, तो वो उसके अंदर का ये फॉर्म है। तो कुछ वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं और कुछ वर्ब्स उसके बदलते हुए रूप के अंदर से ही के ही शब्द हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये फुल वर्ब के जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये जो फुल वर्ब के कार्य किए हैं और अपने 5 फॉर्म्स के साथ है। अब मैं आपको कुछ अलग दिखाता हूँ। तो इस तरह से टू हैव के अंदर हैज़ हैव वर्ब आए हैं। आप फिर देखिए, लेट जब फुल वर्ब के रूप में कार्य करता है तो फिर उसके 5 फॉर्म्स को आप देखें। तो अब ये चैप्टर समाप्ति की तरफ जा रही है, इसलिए अब हम लोग इसके निष्कर्ष को देखेंगे कि कहने का क्या मतलब निकला। निष्कर्ष यह हुआ कि वर्ब जो है वह, मैं इसे पहले पढ़ता हूँ, इसी से बहुत बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिए क्या निष्कर्ष है। कोई वर्ब जो वाक्य में आता है तो
उसमें यह देखना पड़ता है कि वह वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फुल वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में, क्योंकि वर्ब के साथ कई घटनाएं घट जाती है। वो वर्ब कभी अर्थपूर्ण भी हो जाता है, कभी अर्थहीन भी हो जाता है, कभी अपने अर्थ में रहता है, कभी दूसरे अर्थ में कार्य कर देता है, कभी कई अर्थों में हो जाते हैं, कभी संकेत के रूप में, कभी प्रतीकात्मक तरह से, कभी जोरदार कथन बनाने में, कभी कई तरह के कार्यों को करने में, या वर्ब से कई चैप्टर्स का जन्म हो जाता है स्ट्रक्चर बनाने में। आप देख सकते हैं कई सेंस में एक ही साथ कई सेंस और कार्य की उपस्थिति में वर्ब से कई प्रकार के वर्ब्स का जन्म भी हो जाता है। तो किसी वर्ब के साथ कई बातें हो जाती है, क्योंकि वर्ब अपनी कई विशेषताओं के साथ होता है। तो आप वर्ब के अर्थ को पकड़ने के लिए बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है कि वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या फुल वर्ब के रूप में है या किस सेंस में है। मैं पुनः फिर आगे दिखा रहा हूँ। अब ये निष्कर्ष दूसरा है, आप जरा गौर करके देखें, विचार करके देखें। मैंने लिखा है सभी जगह एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे वर्ब का अर्थ जो है उसके कार्य के आधार पर लगता है कि वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, फुल वर्ब के रूप में है, मॉडल वर्ब के रूप में, या और सब भी कई प्रकार हैं, किस रूप में है वो। अब एक शब्द का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ही सुंदर उदाहरण है, आप इस पर विचार करके देखें। जैसा कि ये शब्द है हैड, तो हैड का मतलब हम लोग अक्सर अर्थ लगाते हैं, हैड मीन्स पास था। तो अब आप देखिए आई हैड मनी, इस वाक्य में हैड आया है। इफ़ आई हैड मनी, यहाँ भी हैड है। आई हैव हैड माई मील, यहाँ भी हैड है। लेकिन क्या सभी जगह हैड का एक ही अर्थ हुआ? नहीं। आप देख सकते हैं कि एक ही हैड के कई अर्थ हो रहे हैं। यहाँ देखिए आई हैड मनी, हैड मीन्स हुआ पास था, मेरे पास पैसे थे। इफ़ आई हैड मनी, अब हैड यहाँ पास होता, या यदि अगर मेरे पास पैसा होता। आई हैव हैड माई मील, यहाँ हैड मीन्स हुआ आई हैव हैड माई मील, मैं अपना भोजन प्राप्त कर चुका हूँ, ले चुका हूँ, खा चुका हूँ इत्यादि। तो यहाँ हैड का मतलब हो गया प्राप्त कर चुका, ले चुका। अब आप यहाँ देखिए आई हैड रिटेन द लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। अब रिटेन मीन्स लिख चुका, तो हैड मीन्स था ही निकलता है। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता ले चुका था। यहाँ यह भी हैड है, यह भी हैड है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, फुल वर्ब के रूप में है, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, सेंस अलग अलग हो गया है। और फिर देखिए आप इफ़ आई हैड, एक तो आपने देखा इफ़ आई हैड मनी, और यहाँ लिखा हुआ इफ़ आई हैड मनी, दोनों का मतलब एक ही हुआ, यदि मेरे पास पैसे होते। लेकिन यह जो है इफ़ आई हैड मनी, यह भविष्य की इच्छा है कि यदि मेरे पास भविष्य में पैसे होते, और इफ़ आई हैड मनी का मतलब हुआ यह बीते समय की इच्छा को दिखा रहा है कि बीते हुए पास्ट टाइम में यदि मेरे पास पैसे होते। तो इस तरह से इन सभी वाक्यों में हैड आया है, और हैड अपने विभिन्न अर्थों के साथ है। कहीं हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, कहीं फुल वर्ब के रूप में है। तो
कहीं अर्थपूर्ण है, कहीं अर्थहीन है, कहीं पूर्ण अर्थ है, कहीं नया अर्थ है। विभिन्न अर्थों में यह बना हुआ है। और हम क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं प्रायः आरंभ के अंग्रेजी में, कि जहाँ भी हैड देखते हैं तो लगा देते हैं पास था, क्योंकि आरंभ के अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन बनाते रहते हैं, आई हैव ए पेन, आई हैड ए कार, राम हैज ए बुक, तो इन वाक्यों के अनुवाद जब हम लोग करते हैं तो प्राय यह समझ बनी रहती है कि हैड मीन्स पास था, और कहीं भी हैड देखते हैं तो पास था लगा देते हैं। अब आप विचार करके देखें, ये जितने सारे वाक्य हैं सभी हैड के अलग अलग अर्थ हैं, और सभी जगह यदि हम पास था लगा देंगे तो क्या अंग्रेजी आप समझ सकेंगे? नहीं समझ सकेंगे। तो ये हैड विभिन्न अर्थों में क्यों है, कैसे है, किस तरह से है, कहाँ हैड का क्या अर्थ आएगा, नहीं आएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैव, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, फुल वर्ब के रूप में है। तो इन सारी बातों को जानना पड़ता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी जो भाषा है कई विशेषताओं के साथ है वो, तो उन गहराइयों में जाना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। मैंने प्रश्नात्मक चिन्ह लगा दिया है कि कैसे ये हैड विभिन्न अर्थों में, विभिन्न सेंसों में है। तो इन सभी बातों का उत्तर की जानकारी अब मैं पुनः आपको अगले वॉल्यूम्स में दूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊं इस वीडियो के माध्यम से वो लंबा नहीं बन सके, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी व्याख्या करना पड़ता है। अगर इतने सारे बातों के साथ, व्याख्याओं के साथ यदि आप नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर अंग्रेजी नहीं समझ सकेंगे। ये सब ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, पढ़ाई को गंभीरता को दिखाने में, उसकी गहराई में जाना, बारीकी से एक एक बातों को छान कर ऊपर करना, ये सब इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसी के साथ ये वॉल्यूम समाप्त होती है, और अंत में मैं आपसे विदा लेता हूँ, और पुनः फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।